एंजाइम किसे कहते हैं? जीवों में जटिल पदार्थों को सरल पदार्थों में खंडित करने के लिए जीव जैव उत्प्रेरक उपयोग करते हैं। जीव जंतु जो हैं उत्प्रेरक उपयोग करते हैं, जिसे एंजाइम कहते हैं। तो बच्चों, आपका साइंस का पेपर है, विज्ञान का पेपर है हाई स्कूल का। तो मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि पिछले वर्षों में परीक्षा में आए हुए हैं वो आपको मैं बता रहा हूँ। इसमें उत्तर भी बता रहा हूँ, साथ ही साथ इतना टाइम नहीं है कि मैं अलग से लिखवा के आपको एक्सप्लेन करूँ। ये प्रश्न है, पत्ती की सतह पर पाए जाने वाले छिद्रों का नाम तथा कार्य लिखो। तो छिद्रों को रंध्र कहते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की गैसों का आदान प्रदान करना, ये इसमें कार्य है इसका, और बाष्पोत्सर्जन। ऐसे जीवों के नाम लिखो जो पौधों और जंतुओं को बिना मारे उनसे पोषण प्राप्त करते हैं। तो अमरबेल, किलनी, जूं, लीच और फीताकृमि। एक कोशिकीय के जीव का नाम लिखो जिसका आकार निश्चित होता है। तो होता है पैरामीशियम होता है, और आपको मालूम होना चाहिए चप्पल के आकार का होता है या पंजे के आकार का होता है। लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम लिखो। तो लार में जो एंजाइम मिलता है उसका नाम है एमाइलेज। मनुष्य की अमाशय की भित्ति में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? जठर ग्रंथि पाई जाती है। मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। 2 आलिंद होते हैं और 2 निलय होते हैं। मनुष्य में सामान्य प्रकुंचन दाब एवं अनुशीतलन दाब कितना होता है? इसका मतलब बीपी आपने सुना होगा, ब्लड प्रेशर, लो और हाई। तो हाई में होता है 120 होना चाहिए, और लो में 80 mmHg होना चाहिए। इससे ठीक है। तो ये बीपी से संबंधित प्रश्न है, ब्लड प्रेशर से संबंधित। हाई ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए? 120, और लो में कितना होना चाहिए? 80 होना चाहिए। बीपी ब्लड प्रेशर नापने के लिए जो यंत्र है, एपरेटस होता है, उसका नाम क्या है? स्पाइरोमेनोमीटर। लसिका का रंग कैसा होता है? तो रंगहीन होता है। एक प्रश्न ये बनता है, जाइलम का कार्य लिखो। तो जाइलम जड़ के द्वारा मृदा से जल और खनिज लवण को अवशोषित कर पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाते हैं। एक प्रश्न यहाँ पे ये है, मनुष्य के वृक्क के कार्य। वृक्क मतलब किडनी। तो उत्सर्जन होता है, जीवधारियों में ऊर्जा मुद्रा का नाम लिखो। तो उसमें एटीपी होती है। उस वर्णक का नाम लिखो जो प्रकाश को अवशोषित करता है। क्लोरोफिल होता है। एक प्रश्न ये है, मनुष्य के मस्तिष्क के विभिन्न भागों के नाम लिखो। तो अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क। एक प्रश्न ये भी हो सकता है, मस्तिष्क से मेरुरज्जु से निकलने वाली तंत्रिकाओं के नाम लिखो। मस्तिष्क से निकलती कपाल तंत्रिकाएं और मेरुरज्जु से निकलती मेरु तंत्रिकाएं। घेंगा रोग का कारण क्या है? तो घेंगा रोग आयोडीन की कमी से होता है। इंसुलिन हार्मोन का निर्माण मनुष्य के किस अंग में होता है? तो अग्नाशय में होता है। अग्नाशय मतलब ठीक है ना। इंसुलिन के क्या कार्य? इंसुलिन रुधिर में, रक्त में शर्करा मतलब शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। प्लेसेंटा किसे कहते हैं? वह विशेष रचना जिसके द्वारा भ्रूण को माँ के रुधिर से पोषण मिलता है। भ्रूण मतलब जब बच्चा पैदा होता है, शिशु, तो उसको जो है माँ को जो है भोजन कैसे मिलता है? प्लेसेंटा से मिलता है। मनुष्य की कोशिका में गुणसूत्र पाए जाते हैं कितने? 23 जोड़े। और मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किए? तो मटर पे जो है प्रयोग किए मेंडल ने। नर में कौन सा गुणसूत्र लिंग निर्धारण के लिए उत्तरदायी है? तो XY गुण।
एक्स वाई गुण जो है वो लिंग मतलब मेल फीमेल के लिए उत्तरदायी होता है। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। फोकस दूरी को परिभाषित करो। गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, देखो फोकस दूरी अलग चीज है और फोकस केंद्र अलग चीज है। फोकस दूरी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और फोकस क्या होता है? फोकस अलग चीज है। वक्रता त्रिज्या गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जिस गोले का भाग है उसकी त्रिज्या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। मतलब जो दर्पण होता है उसकी जो त्रिज्या होती है वो उसे अपन वक्रता त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या कहाँ होती है? गोले में होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दुगनी होती है। इसको अपन ऐसे भी कहते हैं R बराबर 2F। R मतलब वक्रता त्रिज्या और F मतलब फोकस दूरी। ये दर्पण है, गोलीय दर्पण है, ये इसका परावर्तक तल है। यहाँ से क्या होता है? परावर्तन होता है। इसको ये F होता है फोकस केंद्र और ये होता है वक्रता केंद्र। तो ये इसकी त्रिज्या जो है वो ये त्रिज्या होती है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ध्रुव से लेकर यहाँ तक। तो ये वक्रता केंद्र है। ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को हम वक्रता त्रिज्या कहते हैं। और वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी की दुगनी होती है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा और उल्टा बनता है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। गाड़ियों में जो कांच लगे होते हैं पीछे देखने के लिए, वो उत्तल दर्पण का उदाहरण है। उसमें हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है वो छोटा बनता है। दर्पण सूत्र है 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U, जहाँ F फोकस दूरी है, U वस्तु की दूरी है और V प्रतिबिंब की दूरी है। ये दर्पण सूत्र। एक होता है लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में यहाँ पे माइनस आ जाता है। 1/A बराबर 1/V माइनस 1/U। बाकी सब ये F और V और U एक समान है। ये प्रश्न आता है कभी कभी, अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है? अवतल दर्पण का उपयोग नाक, कान, गला विशेषज्ञ डॉक्टर के द्वारा किया जाता है। लिख दिया मैंने। गोली लेंस सूत्र क्या होता है? 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। फिर अपवर्तन का नियम क्या है? या स्नेल का नियम एक ही बात है। तो यहाँ पे लिखा है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात निश्चित होता है। इसे हम अपवर्तन का नियम कहते हैं। ज्या का मतलब मालूम है? साइन। आपने पढ़ा होगा गणित में साइन कोस। तो साइन आपतन कोण का साइन और अपवर्तन कोण का साइन का अनुपात स्थिर होता है। इसे हम अपवर्तन का नियम कहते हैं। तो जब कोई प्रकाश कण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। विचलित होने का मतलब ये है, या तो वो दूर हट जाएगी या अभिलंब के पास आएगी। तो आपतित किरण है, ये अपवर्तित किरण है, और ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच का कोण ये आई, इसको आई से बताते हैं। और अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच का कोण या अपवर्तन कोण, इसको हम आर से बताते हैं। तो इसकी ज्या मतलब साइन आई और इस कोण की ज्या मतलब साइन आर, इसका अनुपात, ये जो अनुपात कहते हैं इसको कहते हैं अपवर्तनांक। एक माध्यम का दूसरे माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। और इसको अपन ये आजकल हम इससे बताते हैं, न्यू से बताते हैं, न्यू। चलो अभी एन बताया था मैं, ये न्यू होता है। ये 2/1 दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष अपवर्तनांक। तो एक सूत्र ये भी है अपवर्तनांक के लिए और एक सूत्र ये भी है। पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। निर्वात में ये प्रश्न आ सकता है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁵ मीटर पर सेकंड होती है। सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है
और विरल माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होती है। मैं आपको बता दूं, पानी के अंदर प्रकाश की चाल कम होगी और हवा के अंदर प्रकाश की चाल अधिक होगी। लेंस का केंद्रीय बिंदु प्रकाश केंद्र कहलाता है। ये लेंस का केंद्रीय बिंदु, जैसे मान लो ये लेंस है, उत्तल लेंस है, तो इसका ये जो बिंदु होगा इसको अपन कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। लेंस की क्षमता को परिभाषित करो। तो ये आते हैं प्रश्न, ये लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहते हैं। मतलब ये फोकस दूरी का उल्टा ऐसा होता है ना, तो बस इसी को हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। तो लेंस की क्षमता का मतलब क्या है, डायोप्टर है। जबकि दूरी मीटर में हो, जब ये दूरी मीटर में होती है तो इसको हम क्या कहते हैं, डायोप्टर कहते हैं। अगर किसी लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर हो तो इसकी क्षमता कितनी होगी, 1/2 मीटर। तो इसको अपन हल करेंगे, ये मीटर लिखा है तो ये आएगा, कितना आएगा, 0.5। तो इसको डायोप्टर बोलेंगे, 1/2 को हम डायोप्टर बोलेंगे या 0.5 को डायोप्टर बोलेंगे। तो लेंस की क्षमता कितनी होगी, 0.5 डायोप्टर। ये आप देख लेना, दर्पण समीकरण या दर्पण सूत्र 1/A बराबर 1/V प्लस U, और यहाँ पे लेंस सूत्र ये लिखा है 1/A बराबर 1/V माइनस 1/U। दोनों में क्या अंतर, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। लेंस की क्षमता P बराबर 1/F होती है। स्नेल का नियम ये होता है, म्यू बराबर, यहाँ पे M लिखा है, M नहीं तो न्यू होता है, sin I/sin R। और उसके बाद गोलीय दर्पण के आवर्धन मतलब दर्पण क्या करता है, प्रतिबिंब को बड़ा या छोटा करके बताता है। तो कितना बड़ा करेगा कितना छोटा करेगा वो हम इस सूत्र से बताते हैं। बस बच्चों, वीडियो लंबा हो रहा है और बाकी के प्रश्न मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। मुझे उम्मीद है कि ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, इनको आप देख लें और निश्चित रूप से आपको इसमें लाभ होगा, सफलता मिलेगी। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।